चाहे चांद पर पानी की खोज करना हो या फिर पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक पहुंच जाना, इसरो ने अब तक बहुत सारे कारनामे किए हैं। लेकिन इसरो यही नहीं रुकने वाला। आने वाले कुछ समय में इसरो ऐसे मिशन करने वाला है जो उसे दुनिया का अगला स्पेस सुपर पावर बना देंगे। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं मिशन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गगनयान मिशन की। गगनयान संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, गगन और यान, जिसमें गगन का मतलब होता है स्काई और यान का मतलब होता है व्हीकल। यानी कि गगनयान का मतलब है ऐसा कोई व्हीकल जो कि आसमान की सैर करेगा। इसरो ने अब तक अपने और दुनिया के बहुत सारे देशों के सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे हैं, लेकिन इस मिशन के थ्रू इसरो पहली बार इंसानों को स्पेस में भेजेगा। अभी तक राकेश शर्मा इकलौते इंडियन हैं जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया है। सन 1984 में रूस के सोयूज T11 मिशन के थ्रू वो स्पेस में गए थे। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी स्पेस में गई हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट तो हैं, लेकिन इंडियन एस्ट्रोनॉट नहीं हैं, क्योंकि जब वो लोग स्पेस में गई थी तो उस समय उनके पास इंडिया की नहीं बल्कि अमेरिका की सिटीजनशिप थी। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये राकेश शर्मा रशियन मिशन के थ्रू स्पेस में गए थे, किसी इंडियन मिशन के थ्रू नहीं। तो अगर गगनयान मिशन सफल होता है तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई इंडियन अंतरिक्ष यात्री इंडिया के मिशन के थ्रू स्पेस में जाएगा। अभी तक दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा है, USA, रसिया और चाइना। गगनयान मिशन की सफलता के बाद हमारा देश अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसरो ने हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को व्योमनॉट्स नाम दिया है। आपको बता दूं कि ये सभी देश अपने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसे कि अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, रूस के अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट कहते हैं, और अगर कोई अंतरिक्ष यात्री चाइनीज हुआ तो उसे टाइकोनॉट कहा जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार हमारे देश के अंतरिक्ष यात्रियों को व्योमनॉट्स कहा जाएगा। व्योम एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है स्काई और नॉट का मतलब होता है यात्री। इंसानों को स्पेस में भेजना बहुत ही रिस्की काम होता है, और इतने रिस्की काम को करने के लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए ज़रूरत होती है बहुत ही बड़े बजट की। गगनयान मिशन का कुल बजट 10,000 करोड़ रुपए है। चलिए अब ये समझते हैं कि गगनयान मिशन को कैसे अंजाम दिया जाएगा। यह मिशन 3 हिस्सों में डिवाइड है, गगनयान 1, गगनयान 2 और गगनयान 3। इनमें पहले 2 मिशंस में किसी इंसान को स्पेस में नहीं भेजा जाएगा। इन दोनों मिशंस का उद्देश्य बस उन टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है जो इस मिशन के लिए विकसित की गई हैं। गगनयान 3 में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा, जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी को ऑर्बिट करेंगे और कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट करेंगे। अंतरिक्ष में 5 से 7 दिन बिताने के बाद उनका कैप्सूल पृथ्वी की ओर रवाना होगा और 36 घंटों बाद गुजरात के पास अरेबियन सी में लैंड कर जाएगा। इस मिशन को ठीक से अंजाम देने के लिए इसरो ने इंडिया की बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट किया है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, इंडियन आर्म फोर्सेज, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी एक्सेट्रा। इसके अलावा इस मिशन के लिए इसरो ने रूस और फ्रांस की सहायता भी ली है। गगनयान मिशन हमारे देश के लिए स्पेस में एक नए युग की शुरुआत करेगा। अब हम जानेंगे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। यह मिशन भारत के चंद्रयान प्रोग्राम का तीसरा मिशन है। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। इसमें एक ऑर्बिटर को चांद के पास भेजा गया था, जिसने चांद के ध्रुवों पर पानी की खोज की थी। डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ी खोज थी। इसके बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। यह मिशन चंद्रयान 1 से थोड़ा सा एडवांस था। इसमें एक ऑर्बिटर के साथ साथ एक लैंडर और एक रोवर भी शामिल था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद के ऑर्बिट में ठीक से प्लेस हो गया था, लेकिन इसका लैंडर चांद पर ठीक से लैंड नहीं कर पाया, क्योंकि लैंडिंग के कुछ सेकंड पहले ही इसके सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आने की वजह से
इसरो के साथ इसका कम्युनिकेशन टूट गया। इस तरह से चंद्रयान 2 एक पार्शली सक्सेसफुल मिशन था। चंद्रयान 2 के फेलियर से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 की तैयारी की है। ऐसा प्लान किया जा रहा है कि जून 2023 तक इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद के ऑर्बिट में ठीक से काम कर रहा है। इसलिए चंद्रयान 3 में सिर्फ एक लैंडर और रोवर को ही चांद पर भेजा जा रहा है। ऐसा प्लान किया जा रहा है कि चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर लैंड कराया जाएगा। अगर यह मिशन सफल होता है तो चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ रुपए है। तो अब बारी है आदित्य L1 मिशन की। लेकिन इस मिशन के बारे में जानने से पहले चलिए अपने सूरज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारा सूर्य सौरमंडल का सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट है। इसे 6 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है: कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। सूरज के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। रेडिएटिव जोन का टेम्परेचर 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कन्वेक्टिव जोन का टेम्परेचर है 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस और कोरोना का टेम्परेचर है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूरज के सभी लेयर्स के टेम्परेचर में कितनी ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी है। सूरज के टेम्परेचर का इतना ऊपर नीचे होना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो सूरज के सबसे बाहरी भाग यानी कि इसके कोरोना का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और इसके फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। फोटोस्फीयर कोरोना की अपेक्षा सूरज के कोर के ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर इतना कम है और कोरोना का टेम्परेचर इतना ज़्यादा। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस तरह के कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। आदित्य एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सूर्य, और यहाँ पर L1 का मतलब है वह जगह जहाँ पर इसे प्लेस किया जाएगा। इस मिशन की शुरुआत 2008 में हुई थी। उस समय इसका नाम आदित्य 1 रखा गया था। उस समय ऐसा प्लान किया गया था कि इस सैटेलाइट का वजन 400 किलोग्राम होगा और इसमें सिर्फ एक ही पिलोट शामिल होगा जो कि सूरज के कोरोना को स्टडी करेगा और इसे पृथ्वी की सतह से 800 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा। बाद में इसमें कुछ बदलाव किए गए और ये तय किया गया कि इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 पेलोड शामिल होंगे और ये सिर्फ कोरोना को ही नहीं, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर को भी स्टडी करेगा। ये भी तय किया गया कि इसे पृथ्वी से 800 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। इसलिए इसका नाम आदित्य 1 से बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया था। L1 पॉइंट का मतलब होता है लैग्रेंजियन पॉइंट 1। चलिए अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रह्मांड में हर एक चीज़ के पास कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पुल होता है। जिस चीज़ का मास जितना ज़्यादा होता है उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारा सूरज पृथ्वी से बड़ा है तो उसका ग्रेविटेशनल पुल हमारी पृथ्वी की अपेक्षा ज़्यादा होगा। इसके अलावा ग्रेविटेशनल पुल दूरी पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई वस्तु सूरज के ज़्यादा नज़दीक होगी तो सूरज उसे अपनी ओर खींचेगा, और अगर कोई वस्तु पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होगी तो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचेगी। लेकिन स्पेस में कोई एक जगह ऐसी होगी जहाँ पर पृथ्वी और सूरज दोनों की ग्रेविटी बैलेंस होगी। ऐसे ही पॉइंट्स को लैग्रेंजियन पॉइंट्स कहा जाता है। पृथ्वी और सूरज के अराउंड 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं। इसी में से पहले पॉइंट पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। इसे यहाँ पर रखने का फायदा ये है कि यह सैटेलाइट बिना किसी बाधा के हमेशा सूरज को ऑब्जर्व कर पाएगा, और क्योंकि यहाँ पर सूरज और पृथ्वी दोनों की ग्रेविटी बैलेंस है इसलिए इस सैटेलाइट को किसी की ग्रेविटी से नहीं लड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसके फ्यूल में बचत होगी और यह सैटेलाइट बहुत ही लंबे समय तक कार्य कर पाएगा। वैसे इस सैटेलाइट का जीवन काल 5 सालों का प्लान किया गया है। इसरो ने प्लान किया है कि इस सैटेलाइट को मार्च 2023 में लॉन्च कर दिया जाएगा। अपने लॉन्च के 109 दिनों बाद यह L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा और सूरज को स्टडी करके उससे जुड़ी हुई मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। इसरो का अगला मिशन है निशार, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। जैसा कि नाम सुनकर आप समझ ही चुके होंगे
कि इस सैटेलाइट को इसरो और नासा दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं। यह एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का उद्देश्य हमारी पृथ्वी को स्टडी करना है। यह सैटेलाइट इतना पावरफुल है कि यह सिर्फ 12 दिनों में ही हमारी पूरी पृथ्वी को मैप कर सकता है। इस सैटेलाइट की मदद से लैंडस्लाइड्स, वोल्केनो, सुनामी और भूकंप जैसी आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। $1.5 बिलियन के बजट के साथ यह दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। इसे GSLV मार्क 2 रॉकेट द्वारा जनवरी 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट का वजन 2800 किलो है और इसमें 2 पेलोड शामिल हैं, L बैंड रडार और S बैंड रडार। L बैंड रडार को नासा ने बनाया है और S बैंड रडार को इसरो ने। अगला मिशन है शुक्रयान। चांद और मंगल के पास पहुंचने के बाद अब इसरो ने हमारे अगले पड़ोसी शुक्र की ओर कदम बढ़ाया है। शुक्रयान मिशन इसरो का पहला मिशन है जिसे वीनस को स्टडी करने के लिए बनाया जा रहा है। इसरो ने कई देशों को इनवाइट किया है कि अगर वो भी अपना कोई पेलोड शुक्र तक भेजना चाहते हैं तो भारत के शुक्रयान मिशन के साथ वो उसे वहां तक भेज सकते हैं। रशिया, फ्रांस, जापान और स्वीडन जैसे देशों ने इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इस सैटेलाइट का वजन 2500 किलोग्राम है, जिसमें 23 पेलोड हैं। इन 23 पेलोड्स में 16 पेलोड्स इंडिया के हैं और बाकी 7 पेलोड्स दूसरे देशों के। इन सभी पेलोड्स की सहायता से यह सैटेलाइट वीनस की जियोलॉजिकल और वोल्केनिक एक्टिविटी को स्टडी करेगा। इसके साथ ही यह सैटेलाइट यह भी पता लगाएगा कि सोलर विंड्स वीनस के एटमॉस्फेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। इस सैटेलाइट को 2023 में ही लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से इसके लॉन्च में डिले हो गया और अब ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि इसे दिसंबर 2024 में लॉन्च कर दिया जाएगा। 5 महीनों की यात्रा के बाद ये वीनस तक पहुंचेगा और 4 सालों तक उसे स्टडी करता रहेगा। इस मिशन का बजट $125 मिलियन है। तो अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इसरो के फ्यूचर मिशंस को डिस्कस किया है। अगर आपको ये जानना है कि दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसीज कौन कौन से मिशंस प्लान कर रही हैं, तो उसे जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।